कल परसों में भी प्रोटेस्ट हुए मुल्क भर में, ट्विटर पे भी चल रहा है, सड़क पे भी चल रहा है, अदालत में भी जा रहे हैं। तो कोई इनसे खौफजदा नहीं हो रहा है। ये गलतफहमी का शिकार हैं कि ये खौफजदा कर पाएंगे। अब मुझे यकीन है कि हमने तो अंग्रेजों को निकाल के बाहर खड़ा कर दिया उसी अदम तशद्दुद की तहरीक के जरिए, तो बीजेपी से भी हमें कोई खौफ नहीं है। नापाक मंसूबों में अगर कोई आड़े आएगा या सच्चाई को सामने लाएगा, चाहे जर्नलिस्ट हो, सोशल एक्टिविस्ट हो, लॉयर्स हो, तो उनके खिलाफ भी अगर इस तरह के खतरनाक केसेस यूएपीए जैसे दफात लगा करके और उसमें केसेस बुक किए जाते हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि इस मुल्क को अब ये जबरदस्ती एक तरह से अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगा करके कानून का मिसयूज कर रहे हैं। उसी तारीख को कोर्ट ने भी, त्रिपुरा हाई कोर्ट ने भी स्टेटस रिपोर्ट मांगा है त्रिपुरा गवर्नमेंट से। इत्तेफाक है कि उसी दिन मांगा है। मुझे यकीन है कि ये कोशिश करेंगे अरेस्ट करने की, लेकिन अगर इन्होंने वहां पर उन लोगों को अरेस्ट करने की गलती की तो ये इस मुल्क में एक बहुत बड़ा अवामी मूवमेंट खड़ा करने को दावत देंगे। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज मैक्स। जिस तरह से त्रिपुरा पुलिस ने 102 सोशल एक्टिविस्ट, पत्रकार और वकीलों को यूएपीए के तहत नोटिस सर्व किया है और 10 तारीख से पहले उनसे जवाब मांगा है। यानी जब वो 10 तारीख को जवाब देने के लिए पर्सनली थाने पहुंचेंगे तो उनको गिरफ्तार करने की प्लानिंग त्रिपुरा पुलिस ने पहले से ही कर रखी है। लेकिन उसी दिन त्रिपुरा हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई है। इस पूरे मामले को लेकर सोशल एक्टिविस्ट और वकील पूरा एक ग्रुप बना करके सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं और इस पूरे कार्रवाई को लेकर पूरे देश में आवाज उठ रही है और यूएपीए को किस तरह से सियासी इस्तेमाल किया जा रहा है, इस पर सवालात खड़े हो रहे हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ आज दो खास मेहमान लाइव जुड़ गए हैं, डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब और दूसरे मेहमान हैं अब्दुल रहमान आबिद साहब। दोनों का स्वागत है लाइव। उत्तर प्रदेश से इसको शुरू किया गया, जिस तरह से सीए प्रोटेस्ट के दौरान अभी जिस तरह से त्रिपुरा में दंगे हुए और उसमें 102 पत्रकार, वकील, सोशल एक्टिविस्ट, उन सबको जिस तरह से यूएपीए के नोटिस सर्व किए गए हैं, यूएपीए के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, तो इस पूरे मामले में आवाज जरूर उठ रही है। एडिटर गिल्ड ने भी आवाज उठाई है। लेकिन जिस तरह से इस तरह के केसेस में सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट की बात करें त्रिपुरा की, तो जिस तरह से हाई कोर्ट ने प्रो मोटिव लिया था इस पूरे दंगे पर और रिपोर्ट मांगी थी स्टेट से, लेकिन ये एक्शन जो लिया जा रहा है इसको लेकर लगातार आवाजें उठ रही हैं। लेकिन कोर्ट के जरिए जिस तरह से इस पर अपने आप ही एक्शन लेना चाहिए था, उस तरह की चीज सामने नहीं आ रही और लोग ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जहां जहां पर भी बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर डराने की राजनीति चल रही है। ये असल में शकील साहब इसको ये समझ लीजिए कि इस गवर्नमेंट की तरफ से ये इस समाज के तमाम सेक्शंस को एक तरह से एक दावत है कि अब अगर तुम दूसरे के मरने पर, दूसरे पर जुल्म होने पर तुम मैदान में आकर के जुल्म के खिलाफ नहीं लड़ोगे तो तुम्हें ये जुल्म की चक्की में खुद पीस देंगे। इसलिए अब तुम सोच लो, तय कर लो कि तुम्हें करना क्या है। आया जुल्म के खिलाफ लड़ना है या अपने ऊपर जुल्म कराने के लिए तैयार बैठे रहना है। ये तस्लीम साहब, मैं आपसे चाहूंगा इसका जवाब। मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि वो खौफजदा करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यह है कि खौफजदा कौन हुआ? सीए का पूरा मूवमेंट चला और उसमें कोई खौफजदा नहीं था। हिंदुस्तान की हर सड़क में आजादी के बाद औरतों का एक तारीखी मूवमेंट था जो खड़ा हुआ। इस सब के बावजूद के कश्मीर पर भी 370 को अचानक हटाया, ट्रिपल तलाक को भी अचानक हटाया, लेकिन लोगों का गुस्सा जमहूरी अंदाज से निकला और बहुत पुरअमन तरीके से एक मूवमेंट चला। कोई उससे खौफजदा नहीं हुआ। उसके बाद दिल्ली फिसाद हुआ। दिल्ली फिसाद में तमाम बेकसूर लोगों को पकड़ा और उनके 350 लोग से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए। सब बेकसूर थे। कोर्ट फटकार पे फटकार लगाता रहा और 300 से ज्यादा लोगों को जमानतें मिल गई। अक्सर उसमें से कुछ लोग बरी भी हो गए। अभी त्रिपुरा ने जो कुछ किया, सारी दुनिया देख रही है कि कौन कसूरवार था और उसको किस तरीके से उस सरकार ने प्रोटेक्ट किया, त्रिपुरा की बीजेपी सरकार ने। और जो दादरसी के लिए गए 102 लोग, और ये याद रखिए कि ये 102 लोग जिनके खिलाफ यूएपीए के नोटिस भेजे हैं त्रिपुरा सरकार ने, ये मुसलमान नहीं है।
इनमें से बहुत थोड़े से, मुश्किल से 10-12-15 लोग मुसलमान हैं, बाकी तो सारे नॉन मुस्लिम हैं। तो ये हिंदू मुसलमान की नहीं, उनको अपने मुखालिफिन के साथ प्रॉब्लम है और कोई नहीं डरा, उस पर भी तमाम लोग आवाज उठा रहे हैं। कल परसों में भी प्रोटेस्ट हुए मुल्क भर में, ट्विटर पे भी चल रहा है, सड़क पे भी चल रहा है, अदालत में भी जा रहे हैं। तो कोई इनसे खौफजदा नहीं हो रहा है। ये गलतफहमी का शिकार हैं कि ये खौफजदा कर पाएंगे, और इसीलिए हमको उम्मीद है कि इस बार वोट में ये वो गुस्सा दिखाई देगा जो जमहूरियत के खिलाफ इक़दाम इन सरकारों ने, इस पार्टी ने किए हैं। एक और बात मैं इसमें इजाफा करना चाहता हूं, ये वो भी समझ रहे हैं कि हमारे खौफजदा करने से कोई खौफजदा नहीं हो रहा, लेकिन एक दूसरा पार्ट इसका है प्रोवोकेशन। वो ये चाहते हैं कि लोग गुस्से में आके प्रोवोक हो जाएं और प्रोवोक होके तशद्दुद पे उतर आए, और जब तशद्दुद पे उतरे तो फिर वो पुलिस और फौज का इस्तेमाल कीजिए। अब खौफजदा करने के आगे आज जो योगी का इशारा था कैराना में, वो इशारा भी यही था कि लोग किसी सूरत तशद्दुद पे आमादा हों और बाहर आए, और पुरअमन डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स को अब बेकार हो गए, ये एक इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये भारत है, ये जिस वक्त हम आजादी की जंग लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, उस वक्त ये लोग उसको पढ़ नहीं पाए हैं, ये पूरा का पूरा, क्योंकि ये अंग्रेजों के मुखबिर थे, उनके साथ खड़े हुए थे। इसलिए इस भारत के लोगों ने, भारत के डीएनए नहीं, वो डीएनए नहीं जो आरएसएस के चीफ बताते हैं, बल्कि जो एक्चुअल डीएनए भारत का है, वो जुल्म के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ता है, ये बात बीजेपी और आरएसएस के लोग हरगिज नहीं समझ सकते, इसलिए कि इन्होंने कभी वो लड़ाई लड़ी नहीं है। इसलिए ये पहले खौफजदा करके और अब प्रोवोक करके दूसरों को इल्जाम देना चाहते हैं तशद्दुद का। अब मुझे यकीन है कि हमने तो अंग्रेजों को निकाल के बाहर खड़ा कर दिया उसी अदम तशद्दुद की तहरीक के जरिए, तो बीजेपी से भी हमें कोई खौफ नहीं है कि वो बहुत देर यहाँ के लोगों को, भारत के लोगों को परेशान कर पाएंगे। अब्दुर्रहमान आबिद साहब, जिस तरह से यूएपीए लगाया गया है और उसमें ये बात भी सामने आ रही है कि जो दंगाई हैं उनके बाकायदा वीडियो मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिस तरह से गुस्ताखी की गई है, एक नया नारा निकाला गया है जिसकी ट्रेनिंग पहले से दी गई है। उन लोगों ने कहा है जो वहां पर होकर के आए हैं कि ऐसा लगता है कि बाकायदा इसके लिए ट्रेनिंग दी गई कि किन नारों का इस्तेमाल करना है, किस तरह से रोड पर निकलना है और कहाँ जाना है, किन बस्तियों में जाना है, किस तरह से मस्जिदों को नुकसान पहुंचाना है। लेकिन उसके बावजूद एफआईआर तो दर्ज की गई है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो पाई एक की भी। लेकिन जो लोग इंसाफ की बात कर रहे हैं, अपने ट्विटर पर अगर कोई लिख दे रहा है कि त्रिपुरा इज बर्निंग, तो उसके ऊपर यूएपीए लग जाता है। ये वही स्क्रिप्ट है जो गुजरात में 2002 गुजरात में हुआ और 2013 पश्चिमी यूपी में हुआ और 2020 में दिल्ली में दोहराया गया और 2021 में जो है अब त्रिपुरा में उसी को दोहराया गया है। ये वही एक ही ट्रेंड है और उनका वो अपना जो मकसद है उनके दो, एक तो डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं कि एक तो डराना, असल डराना, और डराने के साथ साथ वो एक जो माइंड सेट है कि बीजेपी और आरएसएस का जो वो तबका है कि देखो जी हम तो अपना काम कर रहे हैं, तो वो अपना काम दिखाना वो इस तरह से कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि इसके पीछे इस मुल्क का संविधान ही सिर्फ कमजोर नहीं हुआ, बल्कि इस मुल्क के इत्तेहाद और इस मुल्क की सालमियत की जड़ों को इन लोगों ने खोद के रख दिया है। आज की तारीख में सच्चाई ये है कि हमारे मुल्क की पोजीशन कुछ इस तरह की हो गई है जैसे एक बहुत पुराना बरगद जो हजारों साल का पेड़ होता है वो सूख जाए और अंदर से वो बोदा हो जाए। आज बिल्कुल इन्होंने मुल्क की वैसी ही सूरत हाल बना के रख दी है। चाहे तो आप इस मुल्क के इत्तेहाद और सालमियत और फिरका वाराना इत्तेहाद और एकता और जो आपस का मेल मिलाप है उसके एतबार से तज्जिया कर लीजिए, जायजा ले लीजिए, चाहे मुल्क की मईशत के एतबार से आप जायजा ले लीजिए, और चाहे मुल्क की सियासी हालात और जो समाज में हमारे जो सूरत हाल रहती थी उसका आप तज्जिया कर लीजिए। हर जगह आपको ये नजर आएगा कि इन्होंने इस मुल्क को खोखला करके रख दिया है, इस मुल्क के तमाम स्रोत को इन्होंने काट के रख दिया है। अब ये खोखले और सूखे हुए बरगद की तरह से इस मुल्क को इन्होंने बना के खड़ा कर दिया। अल्लाह न करे कि किसी वक्त अगर कोई बड़ा सा धक्का लग गया तो वो मुल्क, वो पेड़ जो है बरगद का सूखा हुआ, किसी वक्त भी जमीन बोस हो सकता है। इन
इन्होंने बिल्कुल वो सूरत हाल बना दी और यही असल इनका मकसद है। क्योंकि इनका मकसद, माफ कीजिएगा, ये कितना भी झूठ फराड बोलते रहे कि साहब हम जो है अटूट भारत, अखंड भारत, ना, ये खंड खंड भारत चाहते हैं। ये जानते हैं इस बात को कि इस मुल्क में ये 12% से ज्यादा लोग नहीं हैं जो इस मुल्क में हिंदुत्व के नाम पर मखसूस अनासिर और खास तौर से ब्राह्मणी जो अनासिर हैं, और ब्राह्मणों में भी वो वाले ब्राह्मण जो आरएसएस पर काबिज हैं, ये उनके इक़्तिदार, उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए, उनके इक़्तिदार की हिफाजत करने के लिए सारे सियासी खुराफात की जड़ और जाल जो बुना है, ये वो है। उसी के लिए इन्हें पता है खूब अच्छी तरह से कि कभी कयामत की सुबह तलक भी इनके ख्वाबो ख्याल और इनके तसव्वुर और इनके मंसूबे के मुताबिक ये मुल्क नहीं बन सकता। इसके बावजूद ये नफरत, लड़ाई, दंगे, खून खराबे, फसादात, झूठे इल्जामात, बेहुदा तरीके से कानून और अख्तियारात का इस्तेमाल और आइन को धत्ता बताना, ये तमाम सूरत हाल इसीलिए अख्तियार कर रहे हैं। ये जानते हैं कि इनको खंड खंड भारत करना है और फिर जो बचेगा थोड़ा बहुत उस पर ये समझते हैं कि उस पर जो है फिर हम अपने इख्तिदार का एक ऐसा महल बना लेंगे कि जो रहती दुनिया तलक जो है फिर हमारे इख्तिदार को वहां से टस से मस नहीं कर पाएगा, और जो बाकी का है उसको जो है झाड़ में। बिल्कुल ये उसी स्ट्रेटेजी काम कर रहे हैं जो लगाया गया है। जी जी, तस्लीम रहमानी साहब, जिस तरह से यूएपीए का इस्तेमाल दिल्ली दंगों में किया गया और देखने में यह आ रहा है कि इतना ज्यादा वक्त गुजर जाने के बावजूद अभी तक लोगों की जमानतें नहीं हुई, तकरीबन 1 साल से भी ज्यादा हो गया है। ऐसा खतरनाक ये कानून है। अब इस मामले में जिस तरह से 102 लोगों को 10 तारीख तक कहा गया है कि आकर के आप अपना जवाब दें, और हो सकता है उसी वक्त सबको गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए, तो कितना खतरनाक मानते हैं? देखिए, यूएपीए और इस किस्म के और भी बहुत सारे कवानीन हैं जिनके तहत ये गिरफ्तारियां होती हैं। यूएपीए है, अभी पीएमएल है जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग लॉ, और और भी पीएसए है, बकोका, बहुत सारे कवानीन हैं जिन्हें हम मजमूई तौर पर ड्रैकोनियन लॉ कहते हैं, खतरनाक कवानीन। ये सारे कवानीन को लेके मूवमेंट इस मुल्क में खड़े होते रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं, अभी भी चल रहा है। खुद सुप्रीम कोर्ट ये कहता रहा है कि सेडिशन लॉज का इस्तेमाल अपोजिशन के लिए नहीं किया जा सकता, और सेडिशन लॉ के कई केसेस को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। दिल्ली के ये दंगों में जो यूएपीए लगाया गया उसमें भी बहुत सारे यूएपीए के केसेस को कोर्ट्स ने खारिज किया कि ये इसका यूएपीए से कोई ताल्लुक नहीं है। और 10 तारीख को जो त्रिपुरा में बुलाया गया है इन सब लोगों को नोटिस भेज के, और उसी तारीख को कोर्ट ने भी, त्रिपुरा हाई कोर्ट ने भी स्टेटस रिपोर्ट मांगा है त्रिपुरा गवर्नमेंट से, इत्तफाक है कि उसी दिन मांगा है। मुझे यकीन है कि ये कोशिश करेंगे अरेस्ट करने की, लेकिन अगर इन्होंने वहां पर उन लोगों को अरेस्ट करने की गलती की तो ये इस मुल्क में एक बहुत बड़ा अवामी मूवमेंट खड़ा करने को दावत देंगे। और यकीनी तौर पर ये नवंबर और दिसंबर में अगर मुल्क में यूएपीए और ड्रैकोनियन लॉज और इन गिरफ्तारियों के खिलाफ कोई मूवमेंट खड़ा होता है तो उसका फायदा ये आने वाले 5 असेंबली इंतखाबात में लेना चाहते हैं। असल रीजन ये है कि ये पोलराइजेशन चाहते हैं, इन 110, 102 या 103 लोगों को टारगेट करके। और आई एम श्योर के सुप्रीम कोर्ट इस सब बहुत बड़े पीयूसीएल के लोग भी हैं, एनसीएचआरओ के लोग भी हैं, दूसरी ऑर्गेनाइज मुशावरत के लोग भी हैं, जमीयत उलमा के लोग भी हैं, और भी तंजीमों के लोग हैं इसमें। तो वो सबके सबको अगर ये गिरफ्तार करने की हिमाकत करते हैं तो ये जो पोलराइजेशन ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे मुझे यकीन है कि ये एक रिएक्टिव पोलराइजेशन होगा। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अभी मरा नहीं है, वो जिंदा है, और ये पीआईएल्स वहां जाएंगी। और मुझे यकीन है इस कदर गैर कानूनी और मजहूल अंदाज से मैंने वो सारे नोटिस पढ़े हैं जो इन्होंने एक ही नोटिस है, सबको एक ही नोटिस भेजा है, एक ही लैंग्वेज है उसमें। उस नोटिस में ये कोई इल्जाम नहीं लगा पाए हैं ऐसा जिससे
यूएपीए के तहत ट्राई किया जा सके। सिर्फ इतना ही कहा है कि साहब आपने नफरत फैलाने की इससे कोशिश हुई है, और सब जानते हैं कि वो नफरत फैलाने की कोशिश नहीं। तो आई एम श्योर कि सुप्रीम कोर्ट भी इसमें या तो सुमोटो कॉग्निजेंस लेगा, अगर सुमोटो नहीं लेता तो कोई ना कोई पीआईएल जाएगी उसके खिलाफ, और अगर पीआईएल भी नहीं गई तो लोग खड़े होंगे, और लोगों को खड़ा होना चाहिए। पुरअमन एहतजाज का हक इस मुल्क में है, और अगर ये जुल्म त्रिपुरा में हुआ तो यकीनी तौर पर इस मुल्क में एक बार फिर मुझे इस बात का उम्मीद है कि लोग एंटी सीए मूवमेंट की तरह एक बार फिर इस मुल्क में खड़े होंगे। गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा ये एक शगुफा छोड़ रही है कि लोग सड़कों पे आए उसके खिलाफ, और फिर ये कहें कि देखिए एंटी नेशनल के खिलाफ सब खड़े हो गए और हम नेशनलिस्ट हैं, तो नेशनलिज्म के नाम पर आप हमको वोट करो। ऐसी कोई एफर्ट मुझे लगती है, वरना इतने नादान तो त्रिपुरा के पुलिस वाले भी नहीं हो सकते जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं, त्रिपुरा के लॉयर्स भी नहीं हो सकते, खुद सेंटर में बैठी हुई बीजेपी की सरकार में भी अगर इस कदर जाहिल लोग हैं तो मुझे हैरत है। तो मुल्क उनके हाथ में होना ही नहीं चाहिए कि वो इस किस्म की बात को भी समझते ना हो। तो आई एम श्योर कि ये अगर ये जसारत उन्होंने की, मैं इसे जसारत कह रहा हूँ कि इन लोगों को गिरफ्तार करें, तो मुल्क में एक बड़े मूवमेंट को दावत देने की कोशिश करेंगे यकीनी तौर पर। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। दो हमारे साथ जिस तरह से इसमें एक बात और, इसमें शकील भाई एक बात और मैं ऐड करना चाहता हूं डॉक्टर रहमानी साहब की बात में, कि देखिए जिस तरह से लॉयर्स पे और सोशल एक्टिविस्टों पर जिस तरह से ये एक शिकंजा कसने की जबरदस्ती कोशिश की जा रही है कि नापाक मंसूबों में अगर कोई आड़े आएगा या सच्चाई को सामने लाएगा, चाहे जर्नलिस्ट हो, सोशल एक्टिविस्ट हो, लॉयर्स हो, तो उनके खिलाफ भी अगर इस तरह के खतरनाक केसेस यूएपीए जैसे दफात लगा करके और उसमें केसेस बुक किए जाते हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि इस मुल्क को अब ये जबरदस्ती एक तरह से अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगा करके कानून का मिसयूज कर रहे हैं। और इस मामले में मैं समझता हूं कि कुछ सीनियर लॉयर्स को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और इस मामले में जवाबदेही उन ऑफिसर्स की तय होनी चाहिए जो ऑफिसर इन सियासी इक्तदार में बैठे हुए आकाओं के इशारे पर इस तरह के गैर कानूनी तरीके से, यानी साजिशी तरीके से कानून का मिसयूज करके इनोसेंट लोगों को इस तरह से फंसाने का काम करते हैं। मैं समझता हूं उन पर, उन अफसरों पर क्रिमिनल केसेस दर्ज होने चाहिए, उनके स्टार उतर के उनको कोर्ट के कटहरों में खड़ा करना चाहिए। यह काम सुप्रीम कोर्ट के जरिए किया जाना चाहिए। अब ये वक्त आ गया है, इसमें मेरे ख्याल से ताखीर की अब गुंजाइश कम रही है, नहीं रही बल्कि मेरे ख्याल से। शुक्रिया दोनों मेहमानों का हमारे साथ जवाबदेही तय करना जरूरी है। अब्दुल रहमान आबिद साहब और डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब जो हमारे साथ लाइव डिस्कशन में जुड़े। अगर आप हमारा वीडियो या फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो बेल आइकन जरूर दबाएं।